वेलकम टू आवर पॉडकास्ट प्राइम नरेटिव्स बाय खासनीस प्राइम वेल्थ। आज हमारे साथ है मिस्टर श्रीमांत शुक्ला जी, जो कि क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीईओ है। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू वेरी मच। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मार्केट, माइंडसेट और कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो सर, आज के जो मैं सवाल आपसे जो पूछने वाला हूँ वो जनरल इन्वेस्टर्स के सवाल है। उनके माइंडसेट में जो अभी आज की करंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से सवाल आ रहे हैं, वही आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आज के मार्केट में वॉलेटिलिटी, वैल्यूएशन डिबेट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस एनवायरमेंट को कैसे समझे, उसको बिना रिएक्ट किए? देखिए, पहला वर्ड जो आपने इन्वेस्टर कहा, तो इन्वेस्टर के दिमाग में आती साहब माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग शुड मूव आउट। रोज मार्केट देखना। अगर आप आज नहीं, पिछले 20-25 साल के जब से मार्केट में डीमेटलाइजेशन हुआ है, म्यूचुअल फंड की ग्रोथ रही है, अगर आप देखें तो इस तरह के दौर पहले भी आए। ऐसा नहीं है 2000 में टेक बबल जब हुआ था इस प्रकार, तो हालांकि पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन 2007-8 में फिर हमने देखा, फिर हमने कोविड में देखा। कोविड के बाद काफी तेजी रही, इन्वेस्टर के नंबर बढ़े, चाहे वो कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू। पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में या मध्यम अवधि में भी मैं कहूंगा कि वही इन्वेस्टर अच्छे रहे जो हीरो होंडा मॉडल बिलीव करते हैं, जैसे कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। अगर आपका एसेट लोकेशन ठीक है और अगर आप ओवर एक्सपोज नहीं है पर्टिकुलरली एक एसेट क्लास से, तो मेरे ख्याल से इस टाइप के उतार चढ़ाव मार्केट में आते नहीं। ये उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी को अपन रिस्क की तरह ना देखते हुए अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं। अगर वोलेटिलिटी आपके फेवर में, तो आपके रिटर्न्स में, अगर लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा इंपैक्ट पॉजिटिव आ सकता है। शॉर्ट टर्म पीरियड में इंपैक्ट काफी बड़ा दिखता है, तो वोलेटिलिटी को अपनी तरफ खेला भी जा सकता है, रादर देन एज अ रिस्क देख लेंगे। बट मेरा सजेशन यही होगा, क्योंकि अगर निवेशक है तो निवेशक हमेशा लॉन्ग टर्म का थोड़ा देखे। ये उतार चढ़ाव मार्केट के, सेंटीमेंट के, लिक्विडिटी के, जियोपॉलिटिकल के, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। अभी हमने देखे हैं पुराने समय में। तो स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन। थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, विच आर अपॉर्चुनिटी इन योर फेवर, बट ब्रॉडली स्टे काम, डोंट सी मार्केट डेली। जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में एक होगा कि वो दिन भी देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज देखना है, तब तक भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन होगा। ऐसे फेज में इन्वेस्टर क्या करे? वेट करे या फेज मैनर में इन्वेस्ट करे या पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए? पर्सनल फाइनेंस में पहला वर्ड है पर्सनल, फिर है फाइनेंस। तो आपका, राहुल का और सीमांत का पर्सनल फाइनेंस एक उम्र, एक थॉट प्रोसेस, एक स्ट्रैटा को बिलोंग करते हुए अलग हो सकता है, क्योंकि हमारी साइकी अलग होगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होगी, लायबिलिटी हमारी अलग होगी, लाइफ स्टेज की हमारी साइकिल उनसे होते हुए अलग हो सकती है। तो पहली चीज तो पर्सनल, किसी एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप समझे कि आपकी क्या प्रोफाइल फिट बैठती है। तो पहली चीज उसकी बेसिस पर आपने एसेट एलोकेशन किया है, तो जो कहते हैं अपन स्ट्रैटेजिक एलोकेशन जो होता है, प्रोफाइल बेस्ड, साइकी बेस्ड होता है। इस टाइप के उतार चढ़ाव में आप टैक्टिकल एलोकेशन कर सकते हैं। सपोज करिए आपने गोल्ड में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया, गोल्ड की रैली हुई और आपका बैलेंस जो गोल्ड का था वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, तो थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं और वो ऐसा क्लासेस में जिसमें भी गिरावट आई है। इसे कहते हैं टैक्टिकल। लॉन्गर वन जो कहते हैं स्ट्रैटेजिक वन, वो कंटिन्यू रिमेन सेम, जरूरत से ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज लॉपसाइडेड ज्यादा है, तो शायद वहां ट्रिमिंग या एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। बट कंसिडरिंग मार्केट एंड एवरीथिंग, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी काफी लंबी है, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड वे में करना ज्यादा उचित होगा। एटलीस्ट आप टाइम रिस्क को डिफर कर देते हैं। वोलेटाइल मार्केट में इमोशनल बिहेवियर मार्केट टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आई पर्सनली से कि फॉर एडवाइजर, you are not an advisor for asset allocation, you are an advisor for asset allocation. More than that, you are an advisor of human psychology. So you should manage psychology rather than more than money or asset allocation. और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कई बार जल्दबाजी में और जरूरत से ज्यादा एक्चुअली इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर इतना ज्यादा हुआ है कि हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको चारों दिशाओं से आती है, जिसके कारण कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार आपको ओवरवेलम होकर आप कोई डिसीजन लेते हो जो लॉन्ग टर्म में आपको पछतावा होता है। तो सुझाव यही होगा कि साइकोलॉजी, पेशेंस रहना भी जरूरी है। हर मार्केट की साइकिल आती है। 2012 से पहले देखें तो इंडिया में रियल एस्टेट की तेजी थी 97-98। उस दौरान अगर आप किसी को कह देते कि भैया आपने जमीन में गलत डाला है, तो आपको भला भला ही सुनाएगा। 2012 से 22 तक अगर आते हैं तो रियल एस्टेट की साइकिल लेंगे।
इक्विटी साइकिल भी 2014 से लेकर 2020 तक ठीक ठाक चली, एक आध साल बीच में फ्लिप फ्लॉप रहा, फिर 2021 से फिर एक अच्छी तेजी रही। ये दो मार्केट रहे। डेट की भी अपनी अपनी एक साइकिल रही, जैसे 2003 से 2005-6 के आसपास डेट का बहुत अच्छा चला, फिर एक पीरियड आया था डेट का। तो साइकिलें आती जाती रहेंगी, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका एसेट एलोकेशन ठीक ठाक है, और एसेट एलोकेशन टिपिकली इस ढंग से होना चाहिए कि कोरिलेशन बिटवीन एसेट शुड बी लो। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आप उस चीज को देखें तो आपका एक ठीक ठाक रिटर्न बैठ गया, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, रादर देन एक साल में 50% आया फिर अगले साल 30% गिरा। उससे बेहतर होगा कि आप 12, 13, 15% तक कंपाउंडिंग बैठ रहे हैं। तो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, बाद में जियो पॉलिटिक्स और डेट इश्यूज को इंडिया इन्वेस्टर कैसे देखे, और बिना हेडलाइन पर या हर हेडलाइन पर वो कैसे रिएक्ट अभी कर रहे हैं या करना चाहिए? अगेन हीरो होंडा, फिलिप शर्टिल फॉर क्रेडिट अगर एसेट एलोकेशन सही है। दूसरा देखिए, इंडिया की इकोनॉमी अगर अपन वैसे देखें तो एक समय आया था जब ग्लोबलाइजेशन आया था, एवरी कंट्री वांटेड टू कनेक्ट, और वो कंट्री ज्यादा अच्छा कर रही थी जो ग्लोबल मार्केट और लोकल मार्केट को बड़ा सीमलेसली पिन अप कर रहे थे। अभी अगर पिछला दौर देखें 3, 4, 5 साल का, तो आइसोलेशन बहुत हो रहा है, हर कोई अपनी अपनी सीमाओं को बांध रहा है, चाहे वो ट्रेड की हो या किसी भी प्रकार की हो। अच्छी चीज ये रही कि भारत जैसे देश में, अब लोग कहते जरूर है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ग्रोथ होनी चाहिए और होनी चाहिए, बट अच्छी चीज ये है कि भारत अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है कि डोमेस्टिकली वी आर लार्जर कंट्रीब्यूटर कंपेरेटिव, अगर जीडीपी देखें कंपेयर टू एक्सपोर्ट है। वही अगर आप चाइना का देखें, जर्मनी का देखें तो 40% जर्मनी का एक्सपोर्ट है, हमारे केस में वो कम है। तो आज की डेट में अधिकतर इशू जो भी दिख रहे हैं वो आपको प्रोटेक्शनिज्म के दिख रहे हैं या फिर जियोपॉलिटिकल इशू या ट्रेड वॉर के। एटलीस्ट हमारे देश में वी आर वेरी क्लियर, मैक्रोस काफी अच्छे चल रहे हैं, ठीक ठाक ग्रोथ है। गवर्नमेंट ने टैक्स कट, जीएसटी कट और ये सारी चीजें, लास्ट ईयर टैक्स का बेनिफिट दे दिया था, 12 लाख तक का जीएसटी कट किया, रेट कट रहे। तो कंज्यूमर इंटरनल मार्केट इज गुड इनफ टू, तो हमें बहुत ज्यादा बाहर देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन, या तो आप फंड ऑफ फंड जितने भी चल रहे हैं, या फिर मेरी उसकी अगर लिमिटेड है तो एलआरएस के थ्रू करते हैं, चलाएंगे। बट ब्रॉडली इंडिया फोकस, इंडिया की ग्रोथ इंटैक्ट है। जैसा कि भी कल परसों में सुन रहा था कि दिस इज द एरा ऑफ इंडिया, तो अगर हमारे एरा है तो हमें बाहर देखने की जरूरत क्या है, इसी दिशा यू वुड मेक अ गुड एडवर्टाइजमेंट। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर ये दो बहुत हाइट एसेट क्लास दिख रहे हैं, तो आपका उस पे क्या राय है? देखिए, गोल्ड तो मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल, अगर पिछले 20-50 साल का डेटा उठाए तो लंबे समय तक एक फ्लैटिश पीरियड रहता है, फिर एक ब्रेकआउट रहता है, जैसे अगर आप देखें तो। और सिल्वर यूजुअली उसका कहना चाहिए दूरदराज का कजन है, जब वो कैप्चर करता है, और सिल्वर यूजुअली रैली किया है 80 के दशक में। अगर आप देखें 80-81 के टाइम हंट ब्रदर के दौरान यूएस में रैली रही, 2010-11 में गोल्ड भागा था और सिल्वर भागा। बट सिल्वर का इस बार में थोड़ा सा ये लग रहा है कि पिछली जितनी भी रैली रही है, स्पेकुलेटिव रही है, वो 50 का मतलब कभी नहीं किया था। इस बार उसने वो ब्रेकआउट किया था। हालांकि रेशियोज के कई मॉडल हैं जिन पे अलग अलग समय अवधि पे अगर आप देखें तो रेशियो चेंज होते हैं, तो फिक्स फॉर्मूला हो गया। पुराना टाइम करेंगे तो 2% आता, फिर 80 बेसिस पॉइंट भी आता है गोल्ड सिल्वर रेशियो। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सिल्वर के क्रैश अधिकतर देखें, करेक्शन नहीं होते हैं। गोल्ड का अगर आप देखें 2000 से लेकर 2010-11 तक एक सर्टेन पीरियड तक रहा, फिर एक भागा, फिर एक फ्लैट रहा, तो एक स्टेप अप रहा है। अगर आप उसका पुराना डेटा उठा के देखें, स्टेप भले लंबे छोटे हो सकते हैं। सिल्वर की हमेशा रैली गोल्ड की टैगिंग के साथ रही है। सिल्वर को मैं पूरी तरह प्रेशियस मेटल नहीं मानता, क्योंकि 50-53% के आसपास उसका इंडस्ट्रियल यूज है, तो इट्स सेमी प्रेशियस सेमी इंडस्ट्रियल। तो मेरा तो हम लोग का थॉट ये हाउस व्यू है कि अगर इंडस्ट्री अच्छा करेगी तभी सिल्वर अगर अच्छा करेगा 53% उसका भाग वहां जाता है, तो बेटर टू पार्टिसिपेट बाय इक्विटी। हालांकि गोल्ड लॉन्ग टर्म से भी अगर आप देखें, या पुराने जमाने में गोल्ड सपोर्टेड करेंसी प्रिंटिंग होती थी जो 70 के दशक में हटाई गई। आज की डेट में गोल्ड इज सीन एज अ सेफ हेवन, बिकॉज अभी तक यूएस ट्रेजरी वाज सीन ग्लोबली एज अ रिजर्व करेंसी या सेफ हेवन। जो भी जियोपॉलिटिकल अभी हमने बातचीत की, उसको देखते हुए लोगों को थोड़ा लग रहा है कि डॉलर में डालें, नहीं रखें, तो गोल्ड एक ऑल्टरनेट बनता है। क्योंकि आज के डेट में डॉलर की डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि नो अदर करेंसी राइट नाउ
इज इनफ लार्ज विद डेप्थ कि वो उसको रिप्लेस कर सकते। तो शायद ये जो जियोपॉलिटिकल थोड़ा ठहराव है, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, थोड़ा रुकावट, वोलेटिलिटी और अनसर्टेन टाइम चल रहा है, उससे देखते हुए गोल्ड की खरीदारी हुई है। ग्लोबली सारे ही ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने 2.5-3 साल में आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड, फ्रीजिंग ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, तो उसको भी एक हवा दी है कि थोड़ा गोल्ड, तो सरकारों के द्वारा गोल्ड में डिमांड ज्यादा आई है, सप्लाई मोटा मोटा उतनी है। सिल्वर की सप्लाई को मैं हुआ कि यस सप्लाई डिमांड पे एग्री किया था, बट बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सिल्वर अधिकतर जगह रॉ मटेरियल की तरह उपयोग होता है। और अगर हम देखें जिन भी इंडस्ट्री और औद्योगिक चीजों में सिल्वर का उपयोग है, वहां पे अधिकतर चीजें, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे ईवी हो, चाहे चिप हो, प्राइसेस आर गोइंग डाउन इन लास्ट 2 डेकेड और डेकेड, राइट। तो किसी भी प्रकार के फिनिश गुड की अगर प्राइस कम हो रही है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक लेवल तक ही बढ़ेगी, बराबर, राइट। अदरवाइज इट विल हिट मार्जिन और उसका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो एक ध्यान में रखते हुए करना है। और सोचना ये है कि अगर मुझे इक्विटी मार्केट से रिटर्न इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मिल सकते हैं, तो मैं फिर 50% वाला एसेट के रूप एसेट एलोकेशन मेरे ख्याल से गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सनल चॉइस, बट टिपिकली 15 से 20% गोल्ड शुड बी देयर इन द पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म। तो मेरे ख्याल से हाइप है हर चीज की रही है, हर एक, जैसे मैंने कहा कि हर एसेट की अपनी एक साइकिल है, वो साइकिल से वो होता है, बट गोल्ड मुझे लगता है कि इज बेटर कंपेयर टू। डिसिप्लिन और पेशेंस की इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी अनसर्टन मार्केट्स में इन्वेस्टर को कैसे मदद करेगी या करती है? अरे 2-3 चीजें ढंग से देखा जा सकता है। एक डिसीजन ये रह सकता है कि ऑटोमेटेड आपकी एसआईपी चल रही है, जैसे पुराने जमाने में आरडी चलती थी, तो आप इस चीज की चिंता तब नहीं करते, तो ना आज करनी चाहिए कि आरडी में तब क्या ब्याज दर चलती थी। आरडी भी बेसिकली स्मॉलर फॉर्म की एफडी थी जो आप एक्रूअल बेसिस पे करते थे, सेम ये एसआईपी। अब क्या है कि मार्केट की न्यूज और खबरें इतनी रहती है कि रोज आदमी देखता है, मेरे ख्याल से वो भी अगर आरडी की तरफ देखना बंद करे तो ज्यादा सही रहेगा। और यही सोचे कि अगर देख भी रहे हैं तो इसी ढंग से देखेंगे, भाई 3,000 या 5,000 या 10,000 की मेरी एसआईपी में पहले मुझे अगर 200 यूनिट मिलती थी, अगर आज मुझे 220 मिल रही है, 225 मिल रही है, तो यू आर एक्यूमुलेटिंग मोर, और आगे जाके इसका तो वहां बढ़ रही है। अगर आपका इस कंट्री पे विश्वास है कि ग्रो कर रही है, जो हम सब देख ही रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, आपके शहर में भी आके पिछले 8-9 साल बाद मुझे काफी चेंज लगा और पॉजिटिव चेंज लगा नागपुर में आके। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस है इस इकोनॉमी में, और वो वही कॉन्फिडेंस आपका इकोनॉमी का धीमे धीमे मार्केट में रियलाइज होता है, प्लस माइनस आगे पीछे थोड़ा होके, तो फिर आपको इस चीज की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव, क्योंकि जब आप 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये पीछे लोग देखेंगे बहुत छोटा सा एक मोड़ था, घटनाक्रम था जो पास हो, बट रादर मैं कहूँगा अगर मार्केट करेक्ट होता है तो मे बी एसआईपी के साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि आपने जब एसआईपी की है तब आपने ये नहीं सोचा था कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद निकालेंगे। टिपिकली आपने सोचा था 5 साल, 7 साल, अगर 5 साल, 7 साल में अगर आप एक्चुअल अपने मनी से पैसा नहीं बनाए तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। 5 साल पहले जिस एसआईपी क्योंकि ही मस्ट हैव बीन डिसेंट मनी विद दिस कलेक्शन, तो अगर करेक्शन हुआ है तो और डाल के मेरे ख्याल से अगले 5 साल बाद जब इस दौर को देखेंगे तो आप ज्यादा खुश होंगे। फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, न्यूज वर्सेस प्रोसेस, वॉलेटिलिटी, रिस्क या अपॉर्चुनिटी, एसेट एलोकेशन वर्सेस सिलेक्शन? I'll say both. Asset allocation with the right asset selection. Okay. Gold, रिटर्न या स्टेबिलिटी? Stability. 2026 के लिए इन्वेस्टर की एक सबसे जरूरी हैबिट क्या होनी चाहिए? मार्केट कम देखें। So thanks a lot sir for such interactive session. आज हमारे पॉडकास्ट पे, प्राइम नैरेटिव पे आपने जो हमारे सवालों के जवाब दिए, जो कि ये इन्वेस्टर के सवाल है, सो आई फील कि पक्का उन लोगों को उनके सवालों का जवाब आपने दिया है। थैंक्स अ लॉट एंड अगेन आई वेलकम टू अवर पॉडकास्ट प्राइम नैरेटिव। थैंक यू।